एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ ये भी बोला गया कि गर्भधारण के जो अवसर है लगभग शून्य होंगे। तो भाई आपको एनसीईआरटी की बात मानना है इसमें। तो हम कहेंगे कि एक छोटा चैप्टर है, लेकिन आप ये मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आने के 100% चांस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के सेशन में आप पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। आज बच्चों हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। और आप एनसीईआरटी हम बात करें जो हर पैराग्राफ उसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जनन स्वास्थ्य की बात करें बच्चों तो हम कहेंगे कि एक छोटा चैप्टर है, लेकिन आप ये मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं। तो आप ये मान के चलेंगे कि भाई 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से आएंगे। और आज हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्या करने वाले, पोस्टमार्टम करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जनन स्वास्थ्य की क्यों आवश्यकता होती है। तो जनन स्वास्थ्य की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि हम बात करेंगे कि भाई किसी तरह की बीमारियां नहीं हो सके, हम बात करेंगे कि अच्छी संततियां उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो जनन स्वास्थ्य वाली प्रक्रिया है वो बच्चों को पढ़ाना समझाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जनन स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जनन के सभी पहलुओं सहित, यानी वह जननिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ होता है तो इसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। यानी आप सिंपल शारीरिक, मानसिक, लैंगिक रूप से अगर वह स्वस्थ है तो उसे हम जनन स्वास्थ्य कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि भाई ये यौन संबंधी जो जानकारियां हैं ये बच्चों को देना क्यों जरूरी है। ये बच्चों को देना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे इनके बारे में समझ सके, उनसे कोई ऐसी गलतियां नहीं हो जिनसे हम बात करेंगे कि उनको कुछ ऐसे परिणाम भुगतने पड़े जो मतलब आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे कि भाई जो जनन स्वास्थ्य है, ठीक है, हमारे पास क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य नीतियां होना चाहिए। तो भाई हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। और आप ये मान के चलो कि हम विश्व में नंबर 1 हो गए हैं, ठीक है। तो बाकी किसी क्षेत्र में हमने नंबर 1 किया नहीं किया, लेकिन आप ये मान के चलो कि जनसंख्या वृद्धि में हम नंबर 1 हो चुके हैं। तो इसको कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। आप सभी ने सुना होगा छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, हम दो हमारे दो, इस तरह के स्लोगन आप लोगों ने सुने होंगे बच्चों। तो हम यहां बात करेंगे, लेकिन एक अच्छी बात है कि जैसे परिवार नियोजन की जो बात है, ठीक है, परिवार नियोजन पूरे विश्व में सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ, भारत में प्रारंभ हुआ। और ये 1951 में प्रारंभ हुआ बच्चों। कब प्रारंभ हुआ, 1951 में प्रारंभ हुआ। हम बात करेंगे कि भाई इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया। इसमें सबसे फेमस जो प्रोग्राम का नाम था जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में से RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1951 में पूरे विश्व में सबसे पहले जो परिवार नियोजन के बारे में सोचा वो हम बात करेंगे कि भाई भारतीय लोगों ने सोचा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को बताया जाता है, जो जननिक बीमारियां होती है उनके बारे में बताया जाता है। और इसी वजह से CBSE ने हम बात करेंगे कि ये जो चैप्टर ऐड किया है वो बच्चों को यही बातें समझाने के लिए कि भाई उनसे किसी प्रकार की कोई गलतियां न हो जीवन में और उनका जनन स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई यहां पर हम बात करेंगे कि जो समस्याएं थी, तो हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताया कि भाई बढ़ती हुई जनसंख्या की थी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी हम बात करेंगे गरीबी बढ़ेगी, हम बात करेंगे कि अपराध बढ़ेंगे, क्राइम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें को नियंत्रित करना काफी जरूरत है। हम बात करें प्रारंभ में श्रवण तथा दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से, ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई जागरूकता फैलाएगी। हम बात करें जागरूकता माता पिता के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, मित्रों के द्वारा ये जनन स्वास्थ्य जो जानकारी है वो उनको ठीक प्रकार से दी जाए, ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में जो गलत भ्रांतियां फैली है उनके बारे में वह जाने सीखें। और हम बात करेंगे कि कोई भी ऐसी गलत धारणा है उनसे उनको छुटकारा मिले। हम बात करेंगे कि जनन अंग, किशोर अवस्था, उससे संबंधित परिवर्तन, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं और एड्स के बारे में जानकारी
विशेष करके हम बात करेंगे किशोर आयु वर्ग, 12 से जो 18 साल की उम्र होती है, ये हम बात करेंगे कि भाई बच्चे जो अपनी बाल्य अवस्था से वयस्क अवस्था, तो 12 से 18 के बीच में किशोर अवस्था, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ इस अवस्था में उनको ये जानकारियां नहीं होती, तो टीचर्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा, हम बात करेंगे कि भाई मित्रों के द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। लोगों को शिक्षित करना, ठीक है। अगर ये सबसे बढ़िया बात है, किसी देश को नंबर 1 बनाना है तो वहां के लोगों को आप एजुकेटेड कर दीजिए, शिक्षित कर दीजिए, ठीक है। भारत सरकार इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई विवाह की जो आयु है वो भी निर्धारित की जाए। प्रारंभ में निर्धारित नहीं थी, छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो रही थी, तो फिर भारत सरकार ने इसके लिए भी वो एक कानून बनाया कि भाई लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए। इवन अब तो यहाँ तक भी सरकार ने इसको इतना ज़्यादा, मतलब हम बात करेंगे कि भाई टाइट कर दिया है इस नियम को कि आधार का जो हम बात करेंगे कि शादी के कार्ड है उसमें आधार कार्ड, जन्म दिनांक, ऐसे भी चीज़ें मुद्रित करने के लिए, छापने के लिए हम बात करेंगे बाधित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे कि भाई जन्म नियंत्रण, जो गर्भ निरोधक विकल्प हैं, हम बात करें मेल कॉन्डम हो गए, फीमेल कॉन्डम हो गए, आईयूडी हो गई, या हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसव के बाद की जो देखभाल है, इनके बारे में माता के द्वारा स्तनपान के महत्व। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भाई लड़का हो या लड़की हो, उनको समान हम कहेंगे कि दर्जा दिया जाए, ठीक है। और ये समाज धीरे धीरे इसको स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको एक समान दर्जा दिया जाना है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं, ठीक है, जैसे यौन दुरुपयोग हो गया, यौन संबंधी अपराध हो गए, ठीक है, तो इनके बारे में लोगों को जागरूक करना काफी हम कहेंगे कि भाई जरूरी है, ठीक है। हम बात करेंगे कि यहाँ जो जनन स्वास्थ्य है, ठीक है, तो विभिन्न पहलों में हम मतलब सफलतापूर्वक हमने इसको सही भी किया है। लोगों को जनन संबंधी समस्याएं, जैसे हम बात करेंगे कि भाई प्रेगनेंसी हो जाए, हम बात करेंगे कि भाई प्रसव, यौन संचरित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी या बांझपन, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता देना, उनको देखभाल उपलब्ध कराना। हम बात करेंगे कि उनको एक अच्छी तकनीक देना, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ तकनीक से, तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि गर्भवती महिला के, ठीक है, गर्भवती महिला के हम बात करेंगे एमनियोटिक द्रव को आप ये ध्यान रखेंगे एक माइक्रो इंजेक्शन के सहायता से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और बाहर निकालकर उसका एमनियोसेंटेसिस तकनीक के द्वारा अध्ययन किया जाता है कि भाई भ्रूण में किसी तरह की कोई आनुवांशिक विभिन्नताएं, जैसे मान लीजिए कि हीमोफीलिया बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियां तो नहीं है। तो हम बात करेंगे कि भाई एमनियोसेंटेसिस का उसके लिए उपयोग किया गया, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग हुआ, क्योंकि इससे एमनियोसेंटेसिस से हम बात करेंगे कि भाई पता लगाया जाने लगा कि भाई मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, नर भ्रूण है या मादा भ्रूण है, और भाई मिसयूज इसका होने लगा। बाद में सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, और आप देखेंगे जितने भी नर्सिंग होम पर जाएंगे तो वहां लिखा होगा कि यहाँ भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। आप कोई से भी नर्सिंग हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, और सरकार के द्वारा बहुत बड़ा जुर्माना, आप मान लीजिए 10 लाख 20 लाख, इससे भी ज्यादा जुर्माना किया गया है। हम बात करें एमनियोसेंटेसिस में, एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थ, विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि कहीं भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं है। सामान्यतः आप ये मान के चलो गर्भावधि के 14 से 16 सप्ताह के बीच हम कहेंगे कि भाई एमनियोटिक द्रव को लिया जाता है और उससे भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, उससे भ्रूण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जैसे भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार, डाउन सिंड्रोम हो गया बच्चों, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। हमारी सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वो नई नई तकनीकें खोज रही है, जैसे सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की जो खोज है, या हम कहेंगे इसकी डिस्कवरी भारत में हुई है। और भारत में कहाँ किया गया भाई, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया गया। तो ये नॉन स्टीरॉइड्स होती है बच्चों, ठीक है, हम बात करेंगे। और जो सहेली गर्भ निरोधक गोली है, ये हम बात करें फीमेल को, महिलाओं को सप्ताह में केवल 1 दिन लेनी पड़ती,
सप्ताह में केवल 1 दिन लेनी पड़ती है। हम बात करें यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त करना, माता की देखभाल, शिशु की देखभाल, ताकि उनकी मृत्यु दर में कमी हो सके। ठीक है, यौन संचित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ती हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना समाज के लिए हम कहेंगे कि भाई एक अच्छे जनन स्वास्थ्य का संकेत है। अब हम बात करेंगे कि भाई जनसंख्या के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हम भारत की जनसंख्या मान लें या पूरे विश्व की जनसंख्या मान लें, बच्चों बहुत तेजी से बढ़ रही, बहुत तेजी से बढ़ रही। तो यहां हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन ही स्टडी करने वाले हैं कि भाई कौन सा पैराग्राफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम बात करेंगे कि जनसंख्या जो वृद्धि है एक विस्फोटक प्रभाव डालती है। ठीक है, हम बात करेंगे कि विश्व की जनसंख्या, ठीक है, 1900 में जो विश्व की जनसंख्या थी लगभग कितनी थी बच्चों? 2 अरब के आसपास। ठीक है, यानी हम बात करेंगे कि लगभग 200 करोड़ थी बच्चों। कितनी थी? 200 करोड़। ठीक है, हम बात करेंगे कि 2000 में ये हो गई 6 अरब 600 करोड़ के आसपास। और हम बात करें 2011 में 7.2 अरब या 720 करोड़ के आसपास हो। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बच्चों 850 करोड़ 8.5 अरब के आसपास विश्व की जनसंख्या हो। इतनी ज्यादा जनसंख्या हो। हम बात करेंगे कि बच्चों भारत की जनसंख्या की बात करें तो देश के आजादी के समय हम लोग लगभग 35 करोड़ लोग थे। कितने लोग थे? 35 करोड़। अब हम बात करेंगे कि 2000 में तीव्र जनसंख्या बढ़ी और हम यूं मान के चलो कि भाई 100 करोड़ के आसपास पहुंच गए। ठीक है, तो आप यहां याद रखेंगे कि भाई ये मिलियन है बच्चों। तो हम बात करेंगे कि 100 करोड़ के आसपास पहुंच गए। और हम बात करेंगे कि 2011 में ये हो गई 120 करोड़ के आसपास। तो आप तो ये याद रखेंगे 120 करोड़। और वर्तमान की बात करें बच्चों तो लगभग हम भारतीय 140 करोड़ है। यानी आप बोल सकते हो कि विश्व का जो हर छठा व्यक्ति है, ठीक है, विश्व का हर छठा व्यक्ति क्या है? भारतीय है, हर छठा व्यक्ति। ठीक है, अब इसका रीजन क्या रहा कि भाई हम बात करेंगे माता की मृत्यु दर में कमी हुई, नवजात की मृत्यु दर में कमी हुई। हम बात करें जनन आयु लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, और हम बात करेंगे कि भाई अगर हम 2001 की गणना के अनुसार वृद्धि देखें तो लगभग 2% थी। यानी 1000 लोगों पर 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष बढ़ रहे थे। 1000 लोगों पर 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष बढ़ रहे थे। तो भाई जनसंख्या, अब ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी बच्चों तो हम बात करेंगे कि उसका सभी जगह हम बात करेंगे, चिकित्सा पर प्रभाव आएगा, हम रहन सहन पर प्रभाव आएगा, मकानों पर प्रभाव आएगा, शहरों में भीड़ बढ़ जाएगी। हम बात करेंगे कि आप यूं मान लो प्रदूषण ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे वर्तमान में अगर आपने सुना हो तो दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है कि वहां लोगों को रहना ही मुश्किल हो रहा है, मास्क लगा के रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई इसे नियंत्रित करना काफी जरूरत है। हम बात करेंगे कि भाई सरकार इसके लिए उपयोग कई सारे स्लोगन बनाए, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। और अभी प्रेजेंट टाइम पर हम बात करेंगे कि हम दो हमारा एक का नारा अपनाया जा रहा है कई सारे कपल के द्वारा। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई स्त्री की आयु 18, पुरुष की कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। ठीक है, और हम बात करेंगे कि छोटे परिवार को प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे अगर भारत की बात करें तो अगर किसी परिवार में अगर एक अकेली लड़की होती है तो उसकी पूरी शिक्षा का खर्च सरकार देती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई सरकार के द्वारा, अच्छा, जनसंख्या को नियंत्रित करें तो इसमें भाई गर्भ निरोधक जो साधन है उनका महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, तो इन्हीं गर्भ निरोधक साधन के बारे में आज यहां पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों, इन्हीं के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आदर्श गर्भ निरोधक जो है, ठीक है, भाई मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए, गर्भ निरोधक हो गए जनसंख्या रोकने के लिए, पर गर्भ निरोधक, आदर्श गर्भ निरोधक की क्या विशेषताएं होना चाहिए? हम कहेंगे कि भाई सबसे पहली बात है कि वह आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो, हर कोई उनको आसानी से प्राप्त कर सके। हम कहेंगे कि उनकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। भारत जैसे देश में अगर गर्भ निरोधक की अगर उसकी कीमत ज्यादा रखेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो कॉस्ट कम होना चाहिए। ठीक है,
उसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई उनके जो गर्भ निरोधक है उनके साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए गर्भ निरोधक यूज किया, पता लगा कि कोई इचिंग की समस्या हो गई, या हम बात करेंगे कोई इन्फेक्शन हो गया, आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति खुद ही सीख जाए, ऐसा नहीं भाई डॉक्टर साहब सिखाने आ रहे हैं। तो ये कई सारी बच्चों ऐसी बातें हैं जो आदर्श गर्भ निरोधक हम बात करें सस्ते होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, बार बार उपयोग में लिए जा सके ऐसे होने चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे कई सारे वो हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई इन से फायदा क्या है, कि भाई हम बात करेंगे कि जनसंख्या को थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है और यौन संचित बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हम बात करेंगे कि भाई इसमें प्राकृतिक हो सकते हैं, बैरियर रोध हो सकते हैं, आईयूडी हो सकती है, मुंह से लेने वाली टैबलेट्स दवाइयां हो सकती है, टीके भी हम बात करें, इम्प्लांट, अंतरोप और शल्य क्रिया विधियां हैं, ठीक है, शल्य क्रिया विधियां। तो बच्चों इन्हीं के बारे में आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई प्राकृतिक विधियां। अब भाई प्राकृतिक विधियां क्या है? तो बच्चों प्राकृतिक विधियों की अगर हम बात करें तो भाई इसमें किसी भी गर्भ निरोधक डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता, या मान लीजिए गर्भ निरोधक किसे कहेंगे, तो ऐसे साधन या ऐसी युक्तियां जो गर्भ धारण को रोकती है उन्हें गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें याद रखिए कि भाई जो गर्भ निरोधक हैं, मैंने आपको बताया कि एक आदर्श गर्भ निरोधक में विशेषताएं होना चाहिए कि भाई आसानी से उपलब्ध हो, सस्ते होने चाहिए, उनके साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली हो, जो यूज करने वाला है उनका आराम से यूज कर सके, बार बार यूज किए जाने वाले ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाएं। तो इन्हीं गर्भ निरोधक के प्रकार में सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्राकृतिक विधियां। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्राकृतिक विधियां। अगर प्राकृतिक विधियों की बात करें बच्चों, तो हम कहेंगे इसमें किसी भी हम बात करेंगे कि भाई गर्भ निरोधक जो साधन है उनका उपयोग नहीं किया जाता है, केवल कुछ तरीके अपनाकर प्राकृतिक विधि से गर्भ धारण से बचा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आवधिक संयम। आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या इसको रिदम पीरियड भी कहा जाता है। तो आवधिक संयम में क्या होता है कि अगर हम शुक्राणु अंडाणु के संगम को रोक सके, ठीक है, आप सभी जानते हो बच्चों कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल रज चक्र के 14 डे पर अंडोत्सर्ग होता है। इसका मतलब है कि जो निषेचन का जो चांसेज है वो इसी के आसपास बढ़ता है अगर हम 10 से 17 दिनों तक, ठीक है, 10 से 17 डेज तक, ठीक है, 10 से 17 दिन तक लोगों को ये कहें या समझाएं कि भाई इस अवधि में आप जनन क्रियाएं मत करिए, ठीक है। यानी रज चक्र के 17वें दिन से 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में हम बात करें संयम बरत कर जननी क्रियाओं को रोका जाए, तो हम बात करेंगे कि जो फीमेल है वो प्राकृतिक रूप से मतलब गर्भ धारण नहीं करेगी। यानी कि जो 10 से 17 का समय है इसे आप नाम दे सकते हैं अनसेफ पीरियड। क्या नाम दे सकते हैं? अनसेफ पीरियड नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? अनसेफ। और 10वें दिन से पहले और 17वां दिन के बाद आप उसको नाम दे सकते हैं सेफ पीरियड, सुरक्षित अवधि। तो ये इस तरह से हम बात करेंगे कि संयम बरत कर, ठीक है, हम बात करेंगे एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन की अवधि के दौरान मैथुन क्रिया से बचे, जननी क्रियाओं से बचे, तो हो सकता है कि वह गर्भ धारण को रोक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई नेक्स्ट बाह्य स्खलन, अंतरित मैथुन या कोइटस इंटरप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैथुन क्रिया के दौरान जब नर के शिश्न से वीर्य का निष्कासन हो, उसके जस्ट पहले अगर वह मादा जनन मार्ग से शिश्न को बाहर निकाल ले, तो इस प्रक्रिया को हम नाम देंगे बाह्य स्खलन। तो इस दौरान भी हम बात करेंगे कि ये अन्य विधि है कि पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले
स्त्री के योनि भाग से अपने लिंग को बाहर निकाल ले, ठीक है, तो इसे हम नाम देंगे बाह्य स्खलन। यानी कुल मिलाकर सीमन या वीर्य को फीमेल के जनन मार्ग में जाने से रोका जा सकता है। लेकिन बच्चों आप ये ध्यान रखेंगे इनके 25 से 30% फेलियर चांस। इसके बाद हम बात करें स्तनपान, लैक्टेशन एमेनोरिया, स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशन एमेनोरिया। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रसव जब होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो जो बेबी होता है हम बात करेंगे कि वो स्तनपान कर रहा है। तो जब स्तनपान करेगा तो हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन का स्तर बड़ा होता है, वह FSH LH को कम करता है। यानी आप ये याद रखेंगे कि इस दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता है और रज चक्र भी प्रारंभ नहीं होता है। तो अगर बच्चा स्तनपान करता रहे तो आप ये मान के चलो प्रसव के बाद जो महिला है 4 से 6 महीने तक गर्भ धारण नहीं कर सकती है, और वह एक तरह से मान के चलो कि हम बात करेंगे कि गर्भा अवधि से बच सकती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जितनों दिनों तक माता शिशु को पूर्ण स्तनपान करा जारी रखती है, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई वो बच सकती है। तो ये अवधि 4 से 6 माह की हो सकती है, ठीक है। और यहां ये भी बोला गया कि गर्भ धारण के जो अवसर है लगभग 0 होंगे। तो भाई आपको एनसीईआरटी की बात मानना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। तो भाई हम बात करेंगे कि जो 3 नेचुरल मेथड है, 3 प्राकृतिक विधियां हैं, कौन कौन सी है। हम बात करेंगे कि पहला है आवधिक संयम, जिसमें 10 से 17 दिनों के दौरान, रज चक्र के 10 से 17 दिनों के दौरान मैथुन प्रक्रिया से बचना चाहिए। हम बात करें बाह्य स्खलन, ठीक है, जिसमें सीमन या वीर्य को फीमेल के जनन मार्ग में जाने से रोका जा सके। और तीसरा है स्तनपान अनार्तव या लैक्टेशन एमेनोरिया। इसका मतलब है, लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब है कि हम बात करेंगे कि जब बेबी का बर्थ होता है प्रसव के बाद अगर महिला स्तनपान करा रही है तो आप ये मान के चलो कि 4 से 6 महीने तक वह एक नेचुरल रूप से गर्भा अवधि या प्रेगनेंसी को ग्रहण नहीं कर पाएगी, ठीक है, ग्रहण नहीं कर पाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों रोध बेरियर, ठीक है, रोध या बेरियर विधि के अंतर्गत, ठीक है। तो भाई रोध या बेरियर में क्या होता है कि भाई किसी हम बात करेंगे कि तकनीक का या कोई प्लास्टिक का उपकरण मान लीजिए या कोई विधि मान लीजिए जिसमें शुक्राणु अंडाणु के संयोजन को रोका जाता है, ठीक है। अब हम बात करें बेरियर मेथड का मतलब यही है, इस प्रकार के जो उपाय हैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। यानी आप बोल सकते हो कि भाई मेल कॉन्डम होते हैं, फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, डायाफ्राम होता है, हम बात करेंगे सर्वाइकल केप होता है, वॉल्ट केप होता है। ये बच्चों PYQ क्वेश्चन में भी आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए पुरुष और स्त्री के लिए, जैसे आपने यहाँ पर डायग्राम देखा कि भाई ये मेल कॉन्डम है, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये नर के सीमन को, वीर्य को फीमेल के जनन मार्ग में जाने से रोकेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिए कि जब भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया कि भाई उस समय भारत में तो कॉन्डम बनते नहीं थे, तो उन्होंने बाहर से, विदेशों से, जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से, वहां से मेल कॉन्डम मंगाए और जितने भी हॉस्पिटल से वहां फ्री वितरित किए। तो उस समय का जो मेल कॉन्डम का मशहूर ब्रांड था उसका नाम था निरोध, काफी लोकप्रिय है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि भाई ये एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। तो हम बात करेंगे कि हाल ही के वर्षों में जो मेल कॉन्डम्स हैं इनके हम बात करेंगे उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई। हम बात करेंगे कि भाई तेजी से वृद्धि हुई। और आप ये ध्यान रखेंगे स्त्री पुरुष दोनों ही कॉन्डम का उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये आप पढ़ेंगे। तो यहां हम बात करेंगे कि जैसे आपने यहां देखा कि मेल कॉन्डम एक सिंबल, एक रिंग होता है, जबकि अगर हम फीमेल कॉन्डम्स की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर इस तरह से एक बड़ी रिंग होती है और ये बड़ी रिंग जो है ये ओपन होती है, ठीक है बच्चों, ये ओपन होती है। और यहां पर हम बात करेंगे कि भाई एक छोटी रिंग होती है। तो ये जो छोटी रिंग होती है आप ये ध्यान रखेंगे कि छोटी रिंग बंद होती है, ठीक है, छोटी रिंग जो होती है ये बंद होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो फीमेल होती है, इस फीमेल कॉन्डम को जो बंद रिंग है, जैसे ये आप इसे लिख दीजिए छोटी रिंग,
और इसे लिख दीजिए बड़ी रिंग या बड़ी वले, बड़ी रिंग या बड़ी वले। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो छोटी वले होती है ये बंद होती है और जो बड़ी वले होती है ये ओपन होती है। तो जो फीमेल होती है इस छोटी रिंग को हम बात करेंगे कि योनि भाग, जनन मार्ग, योनि भाग में प्रवेश कराती है और जो बड़ी वले होती है ये फीमेल के मादा के बाह्य जनन अंग को कवर करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई जो कॉन्डम्स होते हैं वो मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये गर्भा अवधि, प्रेगनेंसी को तो रोकते रोकते हैं, इसके अलावा हम बात करेंगे कि यौन संचालित बीमारियां, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज को भी रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, उनको भी क्या करेंगे, रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम ये बात माने यहां पर कि भाई इस तरह से आप डायग्राम देख रहे हो। अब हम बात करेंगे कि इसी के अलावा डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट, ठीक है, इत्यादि भी हम बात करेंगे कि भाई प्लास्टिक से बनी हुई, रबर से बनी हुई संरचना होती है। जैसे मेल कोंडम है लेटेक्स शीट से बनाया जाता है। हम बात करें फीमेल कोंडम में पॉलीयूरिथ्रिन पाउच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, वोल्ट आदि भी रबर से बने हैं। ठीक है, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर हम गर्भधान से छुटकारा दिलाते हैं। अच्छा, यहां डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वोल्ट का एक फायदा है कि इन्हें एक से अधिक बार, ठीक है, इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इन्हें एक से अधिक बार भी उपयोग में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई ये तो बैरियर मेथड हो गए। बैरियर मेथड के अलावा बच्चों रासायनिक मेथड भी होते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड का मतलब रासायनिक मेथड, रासायनिक विधियां, रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि कौन सी है बच्चों, हम बात करेंगे कि भाई रसायनों का उपयोग, ऐसे रसायन जो शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं उन्हें स्पर्मिसाइड या शुक्राणु नाशक कहेंगे। ठीक है, अब रासायनिक मेथड हम कहेंगे आज के नहीं, हजारों साल पहले, आज से मान लीजिए 200, 300, 400 साल पहले जब हम राजा महाराजाओं की बात करें तो उस समय भी कुछ ऐसे केमिकल थे, उस समय भी रसायन थे। जैसे एक फेमस नाम मैं आपको बताता हूं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो सहवास जनन क्रिया के बाद जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसे मादा के जनन मार्ग में प्रवेश करा दिया जाता था, जिससे वहां क्या होते थे, शुक्राणु नष्ट हो जाते थे। ठीक है, शुक्राणु नष्ट हो जाते थे। तो हम यहां पर बात करेंगे कि भाई रासायनिक जो मेथड है, अब जो रासायनिक है ये शुक्राणु नाशक क्रीम के फॉर्म में हो गया बच्चों, जेली, फोम आदि का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि ये जो गर्भ निरोधक विधियां हैं ये फीमेल के शरीर में की जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे जैसे क्रीम है तो मादा जनन मार्ग में लगाई जाएगी, जेली है मादा जनन मार्ग में प्रवेश कराई जाएगी, फोम या झाग है ये भी मादा जनन मार्ग में प्रवेश करा जाएगी, जो शुक्राणु को नष्ट करने का काम करेगी। किसको नष्ट करने का काम करेगी, शुक्राणु को नष्ट करने का। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि शुक्राणु अंडाणु के हम संगम को रोकने का काम कर रहे हैं। और उसमें आप मान के चलिए कि भाई बैरियर मेथड हो गए, रासायनिक मेथड हो गए, ये काफी ज्यादा सक्सेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, भारत में दूसरा जो प्रभावी लोकप्रिय विधि है उसका नाम है अंतर्गर्भाशय युक्ति, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब ये जो आईयूडी है बच्चों इसकी एक कमी है, हालांकि ये भारत में महिलाओं में सबसे ज्यादा फेमस है। हम बात करें भारत में मेल कोंडम फेमस है, महिलाओं में बात करें तो हम बात करें आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस फेमस महिलाओं में। तो जो आईयूडी है, लेकिन यहां आईयूडी की एक कमी है, फेमस बहुत ज्यादा है लेकिन ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। यानी इसे महिला के गर्भाशय में हम बात करेंगे कि या तो नर्स के द्वारा लगाया जाएगा या फीमेल डॉक्टर्स के द्वारा लगाया जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बनाकर यहां पर समझाता हूं कि ये हमने गर्भाशय का डायग्राम बना लिया, तो आप ध्यान से समझिए यहां पर कि इस तरह से ज्यादातर जो आईयूडी होती है, जैसे हम यहां एक एग्जांपल ले लें, टी शेप, कॉपर्टी नाम सुना होगा आपने,
तो इस तरह से हम बात करेंगे नर्स या डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, गर्भाशय में लगाई जाती है। कहां पर लगाई जाती है? गर्भाशय में लगाई जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे कि यहां पर अगर हम बात करेंगे कि गर्भाशय में लगाई जाती है, आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय विधियां हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई औषध रहित आईयूडी, उदाहरण लिपेलुप्स। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि भाई औषध रहित जो है कौन सी विधि है? लिपेलुप। आप तो डायरेक्ट नाम याद रखेंगे कि भाई औषधि रहित आईयूडी का नाम क्या है? हम बात करें लिपेलुप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो पीवाईक्यू में कई बार क्वेश्चन आए, तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर आईयूडी। तो मैंने आपको बताया कि जो कॉपर आईयूडी होती है, ठीक है, सबसे फेमस नाम कॉपर टी। जो कॉपर टी सबसे फेमस नाम है, इसे हम बात करेंगे कि भाई गर्भाशय में लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है? गर्भाशय में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई कॉपर टी में क्या फायदा है। तो आप अभी देखेंगे कि भाई शुक्राणु का कॉपर आयन जो है ये शुक्राणु का भक्षण भी करेंगे और शुक्राणु की गतिशीलता को भी कम करेंगे। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉपर टी होती है ये गर्भाशय के अंदर लगाई जाएगी, वहां कॉपर आयन निकालती है, कॉपर आयन निकालती है। अब कॉपर क्या करेंगे? शुक्राणु का भक्षण करेंगे, शुक्राणु की गतिशीलता कम करेंगे, उससे निषेचन क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि जो कॉपर टी होती है वो 3 से 5 साल तक लगाई जाती है। ठीक है, 3 से 5 साल तक लगाई जाती है। अच्छा, 5 साल के बाद कॉपर टी को क्यों निकाला जाता है? क्योंकि भाई उस पर कैल्शियम जमा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो फीमेल के गर्भाशय में कैल्शियम कहां से पहुंचा, तो आप ये बताएंगे उसमें आंसर में कि जो नर का सीमन या वीर्य है उसमें कैल्शियम उपस्थित होता है और वह मां के हम बात करें फीमेल के गर्भाशय में जब जाएगा तो वहां पर जो कॉपर टी है उस पर वह जमा हो जाता है, जिससे 5 साल के बाद कॉपर टी को हटाना पड़ता है, नई कॉपर टी लगानी पड़ती है। तो भाई कॉपर टी के फेमस एग्जांपल हम बात करेंगे कि भाई कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375, ठीक है, 375 कॉपर टी होगी। आजकल ऐसी भी कॉपर टी है जिनको हम बात करें मतलब 7 से 10 साल के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बाद की इसके अतिरिक्त आईयूडी जो हार्मोन आईयूडी भी होती है। ठीक है, मतलब उनको गर्भाशय में भी लगाया जाता है और उनसे हार्मोन निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो यहां जो हम बात करेंगे कि जो हार्मोन आईयूडी बच्चों, इसमें 2 फेमस एग्जांपल है और हम बात करेंगे कि दोनों का कई बार पीवाईक्यू क्वेश्चन में आया हुआ है। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना तो आपको कई बार यह क्वेश्चन मिलेगा कि जो हार्मोन मोचक आईयूडी है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, इसमें फेमस नाम है प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। तो भाई ये हम बात करेंगे कि भाई काफी फेमस नाम है, काफी फेमस नाम है। तो हम बात करेंगे कि भाई जो आईयूडी है वो एक फेमस तरीका है बच्चों में अंतर रखने का। ठीक है, और हम बात करेंगे कि उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत हम बात करेंगे कि आप ये मान के लो बहुत मतलब 1% से भी कम उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए भारत में महिलाओं में कॉपर टी सबसे ज्यादा फेमस है। और हम बात करेंगे कि भाई मेल की बात करें तो मेल कॉन्डम फेमस है। ठीक है, हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। ठीक है, और भारत में गर्भ निरोध की विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई मान लीजिए कि कोई महिला है वह आईयूडी नहीं लगाना चाहती, ठीक है, कॉपर टी नहीं लगाना चाहती, तो उसका दूसरा विकल्प है कि भाई मुख से ली जाने वाली गोलियां, पिल्स, इनको ओरल पिल्स भी कहते हैं। इनको ओरल पिल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इनको ओरल पिल्स भी कहेंगे। तो हम कहेंगे कि जो ये ओरल पिल्स है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए कि भाई ये ओरल पिल किसकी बनी होती है? ये या तो प्रोजेस्टेरोन की बनी होगी या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की बनी होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई ये गोलियां किस प्रकार से दी जाती है। जैसे फेमस नाम मैं आपको बताता हूं, मालाडी, आपने नाम सुना होगा। तो मालाडी एक फेमस हम बात करेंगे कि यहां पर नाम है, तो आप ये बहुत ही ध्यान से इस बात को समझेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल, या पहले इस टॉपिक को पढ़ा लेते हैं। हम बात करेंगे कि भाई ये जो गोलियां हैं या तो प्रोजेस्टेरोन की बनी होगी या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन से बनी होगी। अब इन गोलियों को 21 दिन के लिए लिया जाता है। ठीक है,
यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रज चक्र प्रारंभ होगा तो प्रारंभ होकर प्रथम 5 दिनों में शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले दिन भी शुरू कर सकते हैं तो भाई 21वें दिन लेनी पड़ेगी, दूसरे दिन शुरू करेंगे 22वें दिन तक, तीसरे दिन शुरू करेंगे 23वें दिन तक, 5वें दिन शुरू करेंगे 25वें। ठीक है, तो इसका मतलब वो उधर टाइम बढ़ता जाएगा। तो आप ये याद रखना कि भाई गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो 7 दिन का अंतर हुआ, भाई 21 दिन तो ये टेबलेट ली जाएगी ओरल पिल्स, 7 दिन में बच्चों आयरन टेबलेट दी जाती है, क्योंकि महिलाओं में रज चक्र के कारण आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई ये जो गोलियां हैं ये क्या काम करती है। ये हम बात करेंगे कि अंडोत्सर्ग को संदमित करती है, आरोपण को संदमित करती है। ठीक है, इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा की जो श्लेष्मा है वहां पर श्लेष्मा को और अधिक गाढ़ा बना देती है, जिससे शुक्राणु आगे नहीं जा सके, शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाती है, उनकी गतियां मंद हो जाती है। ये गोलियां बहुत ही प्रभावशाली है तथा बहुत कम दुष्प्रभावशाली है और औरतों के द्वारा ये आराम से स्वीकार किया जाता है। और ये हम बात करें भी वर्तमान में, अभी अब शुरुआत में पढ़ा कि सहेली नामक ओरल पिल्स गोलियां बनाई गई है। सहेली की खास बात क्या है बच्चों, आप याद रखेंगे, यहां पर बहुत ही ध्यान से इस बात को समझिए कि जो सहेली गर्भ निरोधक दवाइयां हैं, तो ये खास बात क्या है, नॉन स्टीरोइडल होती है। ठीक है, और इनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। और इसको तैयार किया गया CDRI लखनऊ के द्वारा। ठीक है, CDRI लखनऊ के द्वारा इसे तैयार किया गया। तो हम ये बात करेंगे कि सहेली नॉन स्टीरोइड्स, ठीक है, नॉन स्टीरोइड होती है। और हम बात करेंगे भाई CDRI लखनऊ के द्वारा। ठीक है, CDRI लखनऊ के द्वारा हम बात करेंगे कि भाई इसे तैयार किया गया, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, अच्छा, इसका जो सहेली का कार्य है ये हम बात करेंगे भ्रूण मतलब आरोपण को रोकती है। तो आप याद रखेंगे गर्भाशय में आरोपण को रोकती है। ठीक है, गर्भाशय में किसको रोकती है? आरोपण को रोकती है। ठीक है, इसके बाद यहां खुद भी लिखा हुआ है कि भाई नॉन स्टीरोइड से, ठीक है, गैर स्टीरोइड से हफ्ते में 1 बार ली जाने वाली है। और हम बात करें दुष्प्रभाव बहुत कम है और उच्च निरोधक क्षमता है भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन के टीके भी मिलते हैं, उनको इम्प्लांट अंतरोप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहां एग्जांपल है अंतरोप, नोर प्लांट है बच्चों। ठीक है, नोर प्लांट। तो जो अंतरोप है इसमें क्या होता है, सिलिकॉन के बने हुए छोटे कैप्सूल होते हैं। जो कैप्सूल है बच्चों यहां पर त्वचा में चीरा लगाकर त्वचा के नीचे उन कैप्सूल को रख देते हैं। अब ये मान के चलिए हम बात करेंगे कि जो अंतरोप है ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्रभावी हो सकते हैं, 1 से 3 साल तक प्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि मतलब कार्य की विधि ठीक गर्भ उन्हीं की तरह है, मतलब जो इम्प्लांट है वो भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के संयोजन से ही बनते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग से आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, आपने नाम सुना होगा अनवांटेड 72, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स नाम सुना होगा बच्चों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम बात करेंगे कि यहां पर ये बहुत ही ध्यान से बात समझेंगे आप कि हम बात करें मैथुन के 72 घंटे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बलात्कार केस हो गया या हम बात करेंगे कि सेक्सुअल क्राइम हो गया, ऐसी कंडीशन में कि जो महिला है उसमें गर्भधारण नहीं हो तो उसे उसके लिए हम बात करेंगे या तो आपातकालीन गर्भ निरोधक इमरजेंसी ओरल पिल्स, या हम बात करेंगे आईयूडी। ठीक है, गर्भाशय में आईयूडी लगा दी जाती है, या मैंने आपको नाम बताया अनवांटेड 72 हो गए, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स हो गया। ठीक है, तो भाई ऐसी जानकारी देना काफी जरूरी है ताकि इस प्रकार के इन सभी बातों से हम बात करें जो हमारी किशोर अवस्था है उसे बचाया जा सके और कोई भी लैंगिक अपराध ना हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, शल्य क्रिया विधि। भाई शल्य क्रिया विधि को
बंदेकरण, स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। अब मान लीजिए जो बाकी विधियां हैं वो तो हम बात करेंगे कि भाई एक तरह से वापस, जैसे मान लीजिए कुछ तो अल्पकालिक है, कुछ 1 से 3 साल है, कुछ मान लीजिए 5 साल तक। लेकिन अगर परमानेंट टर्मिनेशन करना है तो फिर हम शल्य क्रिया की सहायता लेते हैं। तो शल्य क्रिया में जो होता है, इसमें क्या कहता है, युग्मक के संचार, युग्मक के परिवहन को रोक दिया जाता है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया। ठीक है, अब बंध्यकरण की जो पुरुष है, शुक्रवाक उच्छेदन, वैसेक्टोमी, और महिलाओं में डिंब वाहिनी या नलिका उच्छेदन, डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जन साधारण इस क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें गवर्नमेंट के द्वारा इससे बहुत बढ़ावा दिया गया। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई जैसे राजस्थान के बीकानेर शहर में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी, तो वहां के कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई जो भी महिला या पुरुष नसबंदी कराएंगे उन्हें टाटा नैनो कार गिफ्ट में दी जाएगी। तो इस तरह के हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा भी। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, शुक्रवाक उच्छेदन में अंडकोश, स्क्रोटम से शुक्रवाक को बाहर निकालकर उसका छोटा सा भाग निकाल लेते हैं। जैसे आप डायग्राम से समझ सकते हैं, तो आप यहां पर इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना। तो बच्चों यहां पर ये ध्यान रखेंगे आप कि जो वैसेक्टोमी है वो नर में, और हम बात करें ट्यूबिक्टोमी मादा में होती है। तो यहां बड़े ध्यान से देखो, इसे आप नसबंदी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जहां ये शुक्र वाहिनी होती है, ठीक है, तो नर के जो वर्षण होते हैं, वर्षण कोश, स्क्रोटम, ठीक है, वर्षण कोश या स्क्रोटम, तो हम बात करेंगे कि शुक्र वाहिनी को वर्षण कोश या स्क्रोटम से बाहर निकाला जाता है, उसे काटा जाता है और फिर दोनों सिरों को बांध देते हैं। ये दोनों शुक्र वाहिनी पर किया जाता है, मतलब एक तरह से शुक्राणु के मार्ग को, परिवहन को रोका जा रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई इनके बीच में 1 या 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भी रखी जाती है, ताकि हम बात करेंगे कि भाई जो शुक्राणु है वह मतलब वापस ये शुक्रवाहिनी आपस में जुड़ नहीं जाए। अच्छा, कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर इसमें सीमन या वीर्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम बात करेंगे कि इसमें सीमन या वीर्य का निर्माण होता है, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते हैं, क्योंकि यहां जो वैसेक्टोमी है वह शुक्रवाहिनी को ही काटने की विधि है। हम बात करें फीमेल में तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, फीमेल में हम क्या नाम देंगे, ट्यूबेक्टोमी नाम देंगे। तो आपने पढ़ा कि भाई उसे डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो फैलोपियन नलिका है, डिंब वाहिनी है, इस डिंब वाहिनी को काट दिया जाता है और काटकर उनके सिरों को बांध देते हैं और इनके बीच में 1 या 2 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं ताकि ये वापस नहीं जुड़े। ठीक है, अच्छा यहां भी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि किसी महिला ने अगर ट्यूबेक्टोमी कराया, क्या उसमें रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, रज चक्र होगा। हम बात करेंगे कि नसबंदी से इस पर कोई प्रभाव नहीं आता है। तो ये एक परमानेंट मेथड है। ठीक है, अगर बाय द वे ये मेथड हो गया तो इसके बाद हम कहेंगे कि भाई इसको वापस सही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो यहां हम बच्चों ये गर्भ निरोधक साधनों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इनका क्या फायदा है कि भाई इनकी सहायता से जनसंख्या को रोका जा सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि इन विधियों से उपयोग से जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और हम बात करेंगे कि संभावित दुष्प्रभाव जैसे बेचैनी, उदरीय पीड़ा, रक्तस्राव, अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती है। कुछ हम बात करें ओरल पिल जो स्टीरॉइड्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि एक तरह से प्रेगनेंसी का समापन। अब बच्चों हम बात करेंगे कि भाई प्रेगनेंसी का समापन क्यों जरूरत पड़ रही है। तो भाई बहुत ध्यान से समझेंगे कि हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, लगभग 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, लगभग 4.5 से 5 करोड़। हम बात करेंगे कि भाई ये संसार की कुल प्रेगनेंसी का 1/5 भाग। कितना बड़ा भाग है? 1/5 भाग है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि भाई एमटीपी जो होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों पर इसे बहस जारी है कि भाई गर्भावधि को समाप्त, मतलब इसको एमटीपी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में 1971 में चिकित्सा सर्वथा समापन के लिए एक कानून बनाया गया, ठीक है। हम उसे नाम देंगे एमटीपी एक्ट 1971 में, ठीक है। तो हम बात करेंगे 1971 में चिकित्सा समापन समाप्न के लिए कानूनी एमटीपी एक्ट बनाया गया बच्चों, ठीक है। तो इसका हम बात करेंगे कि भाई एमटीपी का दुरुपयोग होने लगा था। जैसे आप जानते हो कि भाई मादा भ्रूण है, ठीक है, तो पता लग गया तो भाई गर्भपात करा दो। इसको आप सामान्य भाषा में प्रेरित गर्भपात भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक है। अब हम बात करें, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ कि प्रतिबंधित अंधाधुंध गैर कानूनी मादा भ्रूण के भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए। अब हम बात करेंगे कि भाई इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि जो सगर्भता की पहली तिमाही अर्थात 12वें सप्ताह तक की अवधि में कराई जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। अपेक्षाकृत क्या होता है? काफी सुरक्षित माना जाता है। मतलब आप तो ये याद रखो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, 12 सप्ताह तक जो एमटीपी कराई जाती है वह सुरक्षित मानी जाती है। मतलब हम बात करेंगे कि भाई जो गर्भवती महिला है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको हम बात करेंगे कोई मतलब किसी तरह का कोई आप ऐसा बोल सकते हो रोग वगैरह नहीं होगा, या मान लीजिए कोई बीमारी नहीं होगी, या मान लीजिए गर्भाशय वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पर हम बात करेंगे बच्चों, तो इसमें एक और 2017 में, ठीक है, एमटीपी एक्ट, ठीक है, नया एमटीपी एक्ट आया है, ठीक है। तो आप ये नई एनसीईआरटी में देखेंगे 2017 में कि मान लीजिए कई बार ऐसे सेक्सुअल क्राइम होते हैं, पता नहीं लग पाता है। मान लीजिए 12 सप्ताह के बाद पता लगा कि भाई जो लड़की है वो गर्भवती हो गई। अब ऐसी कंडीशन में भाई यहाँ परमिशन तो है नहीं, तो 2017 में एक नया कानून आया, उसके अंतर्गत 12 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह से कम की अवधि में भी एमटीपी या प्रेरित गर्भपात कराया जा सकता है, ठीक है, ताकि भाई हम बात करेंगे कि सेक्सुअल क्राइम या मान लीजिए किसी प्रकार की हानि को रोका जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं यौन संचरित संक्रमण। बच्चों आपने बैरियर या हम बात करें गर्भ निरोधक विधियां पढ़ी, तो गर्भ निरोधक विधियां इसीलिए बच्चों को पढ़ाई जा रही है ताकि उनमें यौन संचरित संक्रमण या बीमारियां नहीं हो। इसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई एसटीआई हो गया, इसको वेनेरल डिजीज, रतिज रोग, वेनेरल डिजीज, जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। अब इसमें फेमस बीमारियां कौन सी है भाई? हम बात करें गोनोरिया हो गया, सिफिलिस, हर्पीस, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनास, लैंगिक मस्से, यकृत शोथ और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एड्स, ठीक है। ये यौन संचरित बीमारियां हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों से होती है। और हम बात करेंगे कि भाई एचआईवी की जो संक्रमण है वह सबसे खतरनाक है, और इसके बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई यौन संचरित संक्रमण जो होते हैं, अब इसके सामान्य लक्षण क्या है? जो जनन मार्ग है वहां पर हम बात करेंगे कि भाई रेडनेस, लालिमा हो सकती है, जनन मार्ग में खुजली, इचिंग की समस्या हो सकती है, महिलाओं में श्वेत द्रव का निष्कासन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की हम बात करेंगे कि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे यकृत शोथ भी एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमण के, अब इनके होने के क्या क्या चांस है? जैसे असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित व्यक्ति के सुई या वैक्सीन के या शल्य क्रिया के औजार हो गए बच्चों, या हम बात करेंगे कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या संक्रमित माता से उसके गर्भ में, तो ये तो ऑलरेडी आप बाद में पढ़ेंगे। तो ये पैराग्राफ हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ दे रखा है कि शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जैसे जननिक क्षेत्र में खुजली हो जाना, तरल जाना, हल्का दर्द होना, सूजन होना, ये सब इसके सामान्य लक्षण है। तो भाई एक बार आप इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये जो यौन संचरित जो रोग हैं 15 से 24 साल के
उम्र में ज्यादा होते हैं, ठीक है, इस उम्र में इनके होने की ज्यादा संभावनाएं होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई कैसे बचा जा सकता है। तो किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, मैथुन के समय सदैव कॉन्डम्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चलने पर उसका पूरा इलाज कराएं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंध्यता, वंध्यता या इनफर्टिलिटी, वंध्यता या इनफर्टिलिटी। अब हम वंध्यता की बात करें तो इसका मतलब है कि इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जैसे कोई दंपति है, अब मान लीजिए कि उनके बच्चा नहीं हो रहा है, अब या तो हम बात करेंगे कि भाई पुरुष में कमी हो सकती है या महिला में कमी हो सकती है। अब ये क्या कमियां हैं, इसी को यहां पर आप लोग स्टडी करेंगे। जैसे हम बात करेंगे शारीरिक हो सकती है, जन्मजात हो सकती है, रोगजन्य हो सकती है, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है कि भाई महिला में कोई कमी है, महिला में बांझपन है, ठीक है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता है। समस्या पुरुष में भी हो सकती है और इसके लिए भाई भारत सरकार ने, हम बात करेंगे, स्वास्थ्य सेवा इकाइयां बनाई हुई है और वहां जाकर इनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो आजकल नई तकनीक आई है, उन्हें बोलते हैं ART, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। क्या नाम देंगे बच्चों? सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब इसमें हम बात करेंगे कि भाई IVF, पात्रे निषेचन, ठीक है। पात्रे निषेचन का मतलब है कि शरीर से बाहर निषेचन कराना, शरीर से बाहर निषेचन कराना। अब हम बात करेंगे कि ये लोकप्रिय विधि है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष के शुक्राणु का एकत्रित करके प्रयोगशाला में उपयुक्त परिस्थितियों में युग्मनज बनाया जाएगा, जायगोट बनाया जाएगा। तो आप तो सिंपल याद रखो कि नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को लिया जाता है और प्रयोगशाला में, ठीक है, एक हम बात करेंगे वहां पर आप याद रखेंगे अनुरूपी परिस्थितियों में वहां पर शुक्राणु अंडाणु का संयोजन कराया जाएगा और युग्मनज कराया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण, ठीक है, मतलब युग्मनज और 8 भ्रूण अवस्था तक इन्हें फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कराया जाएगा। तो इसे बोलते हैं युग्मनज अंतरडिंब वाहिनी स्थानांतरण, या इसे नाम देते हैं जिप्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो आप तो सिंपल याद रखो कि ZIFT में क्या किया जाता है भाई, युग्मनज या 8 ब्लास्टोमियर तक फैलोपियन नलिका में प्रवेश कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मान लीजिए 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया, तो 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो गया, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो गया तो हम कहेंगे कि भाई उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा। इसे नाम देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT नाम देंगे, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। वापस सुनेंगे, अगर युग्मनज से लेकर 8 ब्लास्टोमियर कोरक खंड तक है तो महिला की फैलोपियन नलिका में, लेकिन 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा और इसे हम नाम देंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब है एक तो इन विट्रो होता है, मादा के शरीर के बाहर निषेचन कराया जाएगा, और एक इन विवो होता है। इन विवो का मतलब है कि महिला के शरीर के भीतर ही निषेचन कराया जाएगा। हम बात करेंगे कि भाई यहां पर इन विवो फर्टिलाइजेशन में, जैसे मान लीजिए आप यहां पर GIFT, ठीक है, कि मान लीजिए किसी महिला में हम बात करें अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि दाता महिला से अंडाणु महिला की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाएगा और महिला की फैलोपियन नलिका में ही शुक्राणु से वहां हम बात करेंगे निषेचन कराया जाएगा। तो इसे नाम देते हैं गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या नाम देंगे? गैमिट। इसमें दाता से अंडाणु लेकर स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है,
ठीक है, जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। लेकिन भाई ये फीमेल के शरीर के बाहर हो रही है तो इसे नाम देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो मादा के शरीर में हो रही है उसे नाम देंगे इन विवो, जो शरीर के बाहर हो रही है उसे नाम देंगे इन विट्रो। इन विट्रो मादा के शरीर के बाहर, और इन विवो मादा के शरीर के भीतर। तो जो इन विवो है, ठीक है, ये मादा के शरीर के भीतर होगा। ठीक है, अब इसमें हम इन विवो में जैसे मान लीजिए कि कोई नर में शुक्राणु को स्खलित करने की समस्या है, या स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, ऐसी कंडीशन में कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये इन विवो में आएगा क्योंकि निषेचन महिला के शरीर में होगा। कृत्रिम तरह से नर के वीर्य को मादा के जनन मार्ग में प्रवेश कराना कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम से स्त्री की योनि या उसके गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि योनि भाग में कराया जाएगा जब, तो हम नाम देंगे उसे कृत्रिम वीर्य सेचन। लेकिन अगर गर्भाशय में प्रवेश कराया जाएगा तो इसे नाम देते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन। दोनों अलग अलग है, IUI अलग है और हम बात करें IUT अलग है। IUT में तो भ्रूण को हम, तो वह किस में आ गया, इन विवो में आ गया। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सीमन या वीर्य शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन, यानी गर्भाशय के अंदर शुक्राणु को प्रवेश करा रहे हैं, तो गर्भाशय वीर्य सेचन कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्भाशय वीर्य सेचन। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि ये बहुत सारी विधियां आप लोगों ने पढ़ी और इनसे हर साल हम कहेंगे कि भाई 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। बहुत सारे विकल्प उत्तर है, किंतु सभी तकनीकों में विशेषकर व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा अति उच्च परिशुद्धतापूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम काफी महंगा होता है। पूरे देश में सुविधाएं केवल कुछ ही शहरों में उपलब्ध है। ठीक है, कुछ ही शहरों में उपलब्ध है। हालांकि अब धीरे धीरे हम बात करेंगे कि भाई छोटे छोटे शहरों में ये सुविधाएं बढ़ रही है, और जब आप डॉक्टर बनेंगे तो बहुत हम बात करेंगे कि भारत के हर कस्बे में, हर गांव में ये सुविधाएं बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर हमने लाइन टू लाइन पोस्टमार्टम कर लिया है, और इस सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। NCERT हमने लाइन टू लाइन पोस्टमार्टम किया। थैंक यू बच्चों।